नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों के लिए तैयार किए गए नए सेनापतियों की, हिमाचल के बजट से निकले पिटारे की और आखिर में सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडियाज गॉट टेलेंट विवाद केस में महाराज साइबर सेल ने समय रैना को फिर किया तलब। संभल के नेजा मेला पर लगी रोक, महमूद गजनवी के सेनापति के नाम पर होता था जलसा। न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भारत को बताया आत्मविश्वसनीय रूप से उदार। अजीत डोभाल के बाद अब अमेरिका खुफिया निर्देशक तुलसी गवाड ने रक्षा मंत्री राजनाथ से की मुलाकात। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बड़ी तकरार, हजारों मुस्लिमों ने घेर ली पूरी दिल्ली। भारत ने अमेरिका के सामने उठाया खालिस्तानी संगठन सिकर फॉर जस्टिस का मुद्दा, कड़ी कार्रवाई की मांग। थोक महंगाई दर में मामूली बढ़त, जनवरी के 2.31% से बढ़कर 2.38% पर पहुंचा WUPI। हरियाणा की महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2100 रुपए, बजट में लाड़ो लक्ष्मी योजना का हुआ ऐलान। सोना 1048 बढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 341 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,500 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे आज की खास रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने संगठन को धार देने के लिए जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और इसमें बड़ी राजनीतिक चालें देखी जा रही हैं। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक 98 जिलों में से 70 जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के नाम की घोषणा की। बाकी 28 जिलों के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन एक बात तय है कि 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70 सेनापतियों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। 45 जिलों में नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि 25 जिलों में पुराने अध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी मिल गई है। पार्टी ने सवर्ण जाति पर जोर दिया है और ओबीसी का संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन दलित और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर कमी देखी जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के चुनाव में जातीय समीकरण पर कड़ी नजर रखी है। पार्टी ने सवर्ण जातियों को प्राथमिकता दी है, ओबीसी में संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन दलित और महिलाओं के लिए सीटें कम ही रही हैं। कुल 70 जिला अध्यक्षों में से 39 सवर्ण जातियों से, 25 ओबीसी से और 6 दलित समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा तवज्जो सवर्ण समाज को दी है, खासकर ब्राह्मणों को। पार्टी ने कुल 20 ब्राह्मणों को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है, ताकि सपा के सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। इसके अलावा ठाकुर, बनिया और काश समाज को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है। जैसे ब्राह्मणों में सोमपाल शर्मा बरेली, जनार्दन द्विवेदी गोरखपुर, अशोक पांडे महाराजगंज, विवेकांत मिश्र बस्ती जैसे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठाकुर समाज से भूपेंद्र सिंह चौहान बिजनौर, शीतल बिश्नोई सहारनपुर महानगर, ध्रुव सिंह आजमगढ़ और वीर सिंह भदौरिया को कन्नौज से जैसे नेता बनाए गए हैं। इसके अलावा काश समाज से आशीष श्रीवास्तव प्रतापगढ़ और देवेश श्रीवास्तव गोरखपुर महानगर से प्रमुखता से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। बनिया समाज से अन्नू गुप्ता इटावा, मयंक गोयल गाजियाबाद महानगर, नंदलाल गुप्ता सोनभद्र और विवेक रस्तोगी मेरठ महानगर को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से 25 जिला अध्यक्ष बनाए हैं, जिसमें कुर्मी समाज को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे गणित को समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के खेल में सवर्ण और ओबीसी को प्रमुख स्थान पर रखा है, लेकिन दलित और महिला प्रतिनिधियों को कम जगह दी गई है। दलित समाज ने सिर्फ 6 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं,
महिलाओं के लिए भी जगह कम बनी, क्योंकि पार्टी ने केवल 5 महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जो महज 7.14% नेता बनते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रतिनिधित्व को दुगना करने का दावा किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी दूसरे से पहले शुरू कर दी है और अपने 70 सेनापतियों के जरिए जातीय समीकरण साधने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने सवर्ण और ओबीसी और दलित जातियों के बीच गहरी गणितीय समझ के साथ अपने संगठन को मजबूती दी है। भारतीय जनता पार्टी का ये कदम केवल उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में ही नहीं, बल्कि 2026 के पंचायत चुनावों में भी अहम भूमिका निभाने वाला है। पार्टी ने जो कोर वोट बैंक पर फोकस किया है, उससे 2027 में सत्ता की कुंजी पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने तीसरे बजट के जरिए राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी ऐलान किए हैं। ये बजट न सिर्फ हिमाचल के विकास का रोडमैप तैयार करता है, बल्कि किसानों, युवाओं और पर्यटन क्षेत्र को एक नई दिशा भी देता है। आइए इस बजट के दमदार फैसले पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो राज्य के हर नागरिक के जीवन में बदलाव लाएंगे। बड़े ऐलान क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत मिली है। जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेगा 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष को मिलेंगे 19,000 रुपये और सदस्य को मिलेंगे 8,300 रुपये प्रति माह। पंचायत समिति अध्यक्ष को मिलेंगे 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 9,000 रुपये। पंचायत प्रधान को मिलेंगे 7,500 रुपये, उप प्रधान को 5,100 रुपये और वार्ड मेंबर को मिलेगा 1,050 रुपये प्रति बैठक। इसके अलावा दिहाड़ी में 20 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब मनरेगा श्रमिकों को मिलेंगे 330 रुपये। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए फूड वैन खरीदने पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। युवा उद्यमियों के लिए एक नया रास्ता, जिसमें उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। होम स्टे और होटल निर्माण के लिए 4% और 5% ब्याज में कर्ज मिलेगा। कृषि लोन में फंसी जमीन की नीलामी को रोकने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। मछुआरों के लिए राहत, रॉयल्टी में 15% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। हल्दी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। भैंस और गाय के दूध के लिए समर्थन मूल्य भैंस का मूल्य 61 रुपये, गाय का मूल्य 51 रुपये प्रति किलो रहेगा। देखा जाए तो ये सभी घोषणाएं हिमाचल प्रदेश के किसानों, युवाओं, पर्यटन और सामान्य जनता के लिए आशा की किरण साबित हो सकती है या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट का। तमाम अटकलों और इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को वापसी धरती पर लाने का ऐतिहासिक मिशन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 3 दिन में हम देखेंगे कि सुनीता और उनके साथी धरती पर वापस लौटेंगे। इस मिशन को क्रू 10 का नाम दिया गया है, जिसमें 4 साहसी एस्ट्रोनॉट्स की टीम शामिल है। तो आइए जानते हैं सुनीता की सुरक्षित लैंडिंग का रोमांचक सफर किस तरह होगा। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के अंतरिक्षयान ड्रैगन पर बैठकर स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे और इसी में वहां पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाकर वापस आएंगे। ड्रैगन अंतरिक्षयान 7 यात्रियों को धरती की कक्षा यानी कि ऑर्बिट से और इससे आगे तक ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये न सिर्फ अंतरिक्ष में जाता है, बल्कि ये वापस भी आता है और इसे फिर से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे विलियन एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स ने बनाया है। अंतरिक्ष यान जब धरती के वातावरण में फिर से प्रवेश करता है तो इसे स्थिर रखने के लिए ज़रूरत होती है। ड्रैगन में इस काम के लिए 2 ड्रग पैराशूट लगे हैं। लैंडिंग से पहले ही अंतरिक्ष यान को और धीमा करने के लिए 4 मुख्य पैराशूट, जिसके सहारे सुनीता विलियम्स धरती पर वापसी करेंगी। आपको बताते चलें कि सुनीता और वुश के लिए ये यात्रा आसान नहीं रही है। 247 दिन से वह अंतरिक्ष में हैं
और इसी लंबी यात्रा के बाद ड्रैगन कैप्सूल ही उनके लिए एक सहारा साबित हुआ है। लैंडिंग के दौरान कैप्सूल को मैक्सिको की खाड़ी में उतारा जाएगा, जहां ये सुरक्षित रूप से पैराशूट की मदद से लैंड करेगा। इसके बाद रिकवरी टीमें कैप्सूल को निकालकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से किनारे पर लाएंगी। सुनीता और वुज की ये यात्रा शुरुआत 5 जून 2024 को हुई थी, जब उन्होंने बोइंग स्टाइलन से अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। उनका ये मिशन 8 दिन का था, लेकिन अंतरिक्ष में विभिन्न चुनौतियां और तकनीकी कारणों से ये सफर 9 महीने लंबा हो गया। अब आखिरकार वो घर वापसी की तैयारी कर चुकी हैं और इस पल का इंतजार हर कोई बेताबी से कर रहा है। अगले कुछ दिनों में ही बहुत सी ऐतिहासिक और रोमांचक होने वाले कारण भी हमें पता लगेंगे, क्योंकि सुनीता उनके साथी 247 दिन बाद अपने घर, अपने परिवार और पृथ्वी की कोमलता पर लौटने वाले हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे जरूर कहेंगे। आजकल पत्रकारों पर हमला का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका एकमात्र कसूर ये है कि वो सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत रखते हैं। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों से लोकतंत्र की नींव को हिला दिया है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को उजागर करने का साहस दिखाते हैं, लेकिन उनके इस निडर कार्य के बदले उन्हें हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और ये न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है, बल्कि ये लोकतंत्र के संचालन के लिए भी गंभीर खतरा है। जब पत्रकार अपनी स्वतंत्रता से सच्चाई सामने लाते हैं, तो ये पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है। लेकिन जब उनके खिलाफ हमले होते हैं, तो ये संदेश जाता है कि सच बोलने की कीमत जान तक हो सकती है। शासन को अब ये समझना होगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर मीडिया सुरक्षित नहीं है, तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी भूमिका निभाने में स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर सकें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।